मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है कक्षा 10वीं के हिंदी का गोधूली भाग 2 अध्याय हम लोग देखने वाले हैं तीसरा, भारत से हमने क्या सीखा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए, क्योंकि आज जो हम लोग हिंदी के तीसरा अध्याय भारत से हमने क्या सीखा का संपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि इससे जो है तीसरा अध्याय से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, शुरू से लेके अंत तक देखें। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा नंबर का, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। इससे पहले कोई प्रश्न करने से पहले हम आपको एक बात और क्लियर कर दे, ये तीसरा अध्याय है और पहला और दूसरा अध्याय बन के कंप्लीट हो चुका है, अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ये पहला और दूसरा चैप्टर का दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं एक शानदार तरीके से। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। तो समझिए मेरे भाई, क्यों। तो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन को, किसको है, यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्या से, भारत जो है खुद अनेक समस्या से भरपूर है। भारत में समस्या ही समस्या है भारत में, और जिनका समाधान होने पर पूरे जो है यूरोपियन लोगों के अनेक समस्या का निदान संभव है। यदि हम लोग भारत के पास जो समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है, यदि हमारा समस्या का समाधान हुआ तो पूरे यूरोपियन लोगों का अनेक समस्याओं का निदान हो सकता है, संभव हो सकता है। तो ये कहा था, मतलब भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है। तो साफ शब्दों में आप लोग लिखेंगे कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी एक अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों को अनेक समस्याओं का निदान मिल जाता है। तो भाई हम लोग खेलते किस चीज से, हमेशा समस्या से ही जूझ रहे हैं, आप लोग को पता ही है, ठीक है। और गर्व है अपने भारत देश पे, ठीक है भाई। देखो दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बनाया है। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यकता है। मतलब भारत में कुछ ऐसे ज्ञान हैं, हमारे भारत में ऐसे ज्ञान हैं, यहाँ से इंसान पढ़ के विदेश जाते हैं, और भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे विदेशी भी पढ़ने आते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे विदेशी लोग आते हैं पढ़ने के लिए। जो चाइनीज जो बोल रहे हैं, चाइना, चीनी जिसको बोलते हैं, ठीक ना, चाइना, वो भी यहाँ आके भारत से पढ़ाई करके गए हैं, ठीक है। और नेपाली, नेपाली वैसे हम लोग का पड़ोसी देश पड़ता है, नेपाली भी जो है भारत में आके पढ़ाई करते हैं। भारत इतना ज्ञान भरपूर देश कोई है ही नहीं, भारत में ज्ञानी हैं और बड़े बड़े ज्ञानी का जन्म हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार लेखक कहते हैं, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान, भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान जरूरी है। तो आइए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो लेखक ने बताया कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे सभी विषयों में अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यकता है। तो समझ रहे मेरे भाई। आइए तीसरे नंबर प्रश्न को करते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। अब कह रहा तीसरा नंबर, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। तो मैं आपको बता दूं, सच्चा भारत कहाँ बसता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न।
तो आपको मैं बता दूं कहाँ बसता है, गांव में। कहाँ? गांव में, ग्रामीण इलाका में, ग्रामीण इलाका में। और भारत जो है, भारत जो है ग्रामीण क्षेत्र है। क्या है? ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। और गांव का देश बोला जाता है भारत को। टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, आपको सभी चीज समझ में आएगा। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, इसको समझते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट के भरा होता है। हालांकि भारत में भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं। क्या हैं? शहर हैं। जो बच्चे शहर के होंगे थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं कुछ चीज को समझाना चाह रहा हूं। जो बच्चे गांव के होंगे, मेरे साथ सभी बच्चे जुड़ते हैं, जो बच्चे गांव के होंगे उनको मैं बता दूं, आपके गांव में किसी पे कोई संकट आ जाए तो पूरा गांव उनका सहायता करते हैं, सहायता के लिए तट पे खड़ा रहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि शहर में किसी को कुछ हो जाए तो कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि गांव में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना तो सिर्फ गांव में बसता है। शहर में का, शहर में लोग अपने अपने से मतलब रखता है मेरे भाई। इसलिए सबसे प्यारा अपना गांव है, और गांव बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। आइए चौथे नंबर प्रश्न को करते हैं। भारत की ग्राम पंचायतों में किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया, स्पष्ट कीजिए। भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया, करा स्पष्ट कीजिए। प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र ग्राम पंचायत में विद्यमान है। जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों का निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए ग्राम पंचायत लेखकों ने महत्वपूर्ण बतलाया है। ताइए फिर से इसको हम फ्रेश करके समझाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के किस अर्थ में और किन के लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया। तो प्राचीन स्थानीय ग्रामीण प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है, और जिन लोगों को अत्यंत सरल और राजनीतिक इकाइयों का निर्माण विकास से संबंध प्राचीन युगीन कानून का पुरातन रूपों में विषय हुए अनुसंधान क्या महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी हो, उनके लिए भारत का ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया। तो क्लियर हो गया साफ शब्द में। आइए फिर से हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को करते हैं, ठीक है भाई। 5वें नंबर करते हैं। देखिए, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों। तो लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिश नामक सोने के सिक्के और ईस्ट इंडिया की जैसे मैं बात करूं, ईस्ट इंडिया आपको सोशल साइंस में पूछा जाएगा, याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, बता देते हैं, आ गया यहाँ पे। कंपनी का जो स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखना। के निर्देशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं का गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। आइए इसी प्रकार से हम लोग 6ठे नंबर प्रश्न को करते हैं। 6ठे नंबर प्रश्न में है हमारे पास कि लेखक के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण में लेखक ने क्या बतलाया। तो उत्तर समझिएगा मेरे प्यारे भाई कि लेखक के अनुसार सोलोमन
के समय में ही भारत सीरिया और फिलिस्तीन 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 चलिए के माध्यम अवगमन के साधन सुलभ हो चुके थे। फिर से समझना, लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित हुआ कि हाथी का जो है दांत, ठीक है, हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन का लकड़ी बहुत ज़्यादा सुगंधित होते हैं आदि जिन वस्तुओं को ओफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, ये वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाया जा सकती है। ठीक है, ये थे भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध। प्राचीन प्रमाण में लेखक ने क्या कहा था? देखिए, प्राचीन प्रमाण क्या हो गया? बहुत ही पहले, ठीक है, हजारों वर्ष पहले की बात ये चल रहा है। तो लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत जो है सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन का साधन सुलभ हो चुके थे और साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित हुआ कि हाथी का दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं को ओफिर से निर्यात की बात बाइबिल में की गई थी, ये वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाए जा सकती है, ये कहते भारत। ठीक है, फिर से अपन लोग 7वें नंबर प्रश्न को करते हैं। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। चलिए इसको हम लोग समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। जो भारत का अतीत और भविष्य को जोड़ता है, भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है, यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। यहाँ का संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व की चिंतन ऐसी धारा अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य होगा। भारत के लिए भारत किस तरह से अतीत और सुदूर को भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो आप लोग का आंसर होना चाहिए भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है और यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। यहाँ के कृषि, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो संस्कृति भाषा के द्वारा विषय का चिंतन किया गया है, ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए कल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य होगा। आइए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को आप लोग को कर देना है लाइक। यार बिना लाइक किए हुए चले जाते हो, बिना लाइक किए हुए मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और क्या कहें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को। 8वें नंबर प्रश्न हमारे पास, मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व को बतलाया है? आइए समझते हैं इसको शानदार तरीके से। बहुत ही बढ़िया सवाल है यहाँ, ये समझते हैं। देखिए कि मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। प्राचीनता मतलब बहुत पहले चीज को हमको कौन बताता है? संस्कृत बताते हैं। और आज जो आप लोग रामायण महाभारत वगैरह देख रहे हो, ये कहाँ से आया है? रामायण महाभारत वगैरह सब कहाँ से आया है? वो संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत हमें प्राचीनतम की याद दिलाती है और प्राचीनतम में जो भी प्राचीन काल में चीजें थी उसे सुरक्षित रखा है कौन? संस्कृत।
और मैक्स मूलर के अनुसार क्या कहते हैं, मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व बतलाए थे, तो मैक्स मूलर जी कहते हैं, मैक्स मूलर के अनुसार थे कि संस्कृत की पहली विशेषता तो ये है इसकी प्राचीनता, ठीक है, प्राचीनता, और इसके वर्तमान रूप में अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है और संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गॉथिक और एग्लो सेक्सन जैसी टियोटैनिक भाषाओं क्लैक्टिकल और स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है, ये बताए थे मैक्स मूलर जी ने। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है ये वाला 9 नंबर, ठीक, चलिए कोई नहीं, ये थोड़ा सा, चलिए हाँ, तो दोस्तों हम लोग थे 9 नंबर पे, 9 नंबर को समझते हैं, ये थोड़ा लाइन, चलिए, तो संस्कृत और दूसरी भाषा, जो संस्कृत जो है हमारी और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत के प्रमुख लाभों क्या क्या हुए, तो यहाँ पे लाभों नहीं, लाभ क्या क्या हुए ये होना चाहिए, ठीक है। तो संस्कृत और दूसरी भाषा, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत की प्रमुख लाभ क्या क्या हुआ ये बताना है। तो आइए समझते हैं। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पश्चात जगत के विचार व्यापक और उदार बने। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भली भांति गले लगाने का संस्कृत का विकास हुआ। इसके अध्ययन से मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन से पश्चात जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए, फिर से इसको हम लोग रिपीट करना चाहेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझे। संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन के पश्चात जगत की प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। हम 2 बार इसलिए बोलते हैं बच्चे के दिमाग में आ जाए, वो भूले ही नहीं, ठीक है। तो फिर से समझिए, संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन के पश्चात जगत की प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पश्चात जगत के विचार व्यापक और उदार बने। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बड़बड़ समझाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य भली भांति गले लगाने का संस्कृत का विकास हुआ। इसके अध्ययन से मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन के पश्चात जगत में विश्व की प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वें नंबर प्रश्न है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो आइए अपने भारत की थोड़ी सी और भी बड़ाई करते हैं। हम भारतवासी हैं, हम लोग इंडियन हैं और इंडियन के बारे में हम गलत नहीं बोल सकते हैं, और आप लोग भी कोशिश करें कि भारत के बारे में गलत ना बोलें। भारत हमारा जन्मभूमि है और भारत आजाद है, भारत आजाद है। उन वीरों का आज भी नाम हम लेते हैं क्योंकि उसने जान अपना गवा दिया इस भारत को आजाद कराने में। क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा उन लोगों को। अरे किसी को तो हंसते हंसते फांसी पे लटकना पड़ गया था ये आज़ादी के लिए। वो आज़ाद करके गए। हम नेता नहीं हैं, हम लोग नेता नहीं हैं। आज नहीं कल आप नेता जरूर बन जाएंगे, लेकिन याद रखना मेरे भाई, नेता बन के भी अपनी देश की बुराई मत करना। आज के नेता ही अपने देश को गुलाम करने पे लगा हुआ है, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। आगे जाइएगा और भी चीज़ आप लोग को समझने का मौका मिलेगा, लेकिन आइए हम इसको और समझते हैं। यहाँ पे है कि भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क का उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए जो विश्व के दार्शनिक
के लिए चिंतन का विषय बन गया। यहाँ जीवन का सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण और सौंदर्य मिलता है जो भूमंडल से अन्यत्र नहीं है। तो मेरे भाई, सबसे ज्यादा ज्ञानी अगर पैदा हुए हैं तो वो अपना देश भारत है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ज्ञानी ये भारत में पाए गए हैं। ठीक है, और भारत के सरकार जो होते हैं, गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, गवर्नमेंट के जगह पे उसको गोबर बोला जाए। क्या बोला जाए? गोबर बोला जाए, क्योंकि वो देश चला नहीं रहे, देश को बेचने पे चला है, देश को बेच रहे हैं, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, उनके वो कोई काम नहीं करता, कोई भी नेता सही से काम नहीं करता है। ठीक है, नहीं तो आज हमारे देश में ऐसे ऐसे इंसान हैं जिसके पास इतना नॉलेज है कि दूसरे देश से हमें कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आज हमें इलेक्ट्रॉनिक से लेके हर चीज़, फ़ोन, मोबाइल, हर चीज़ हमें दूसरे देश से लेना पड़ता है। और दूसरे देश में चाइना जो होते, चाइना जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है, चाइना, मेड इन चाइना लिखा होता है, सामान पे क्या लिखा होता है? मेड इन चाइना। क्यों लिखा था भाई? वो चाइना में बना, और बनाते कौन है? इंडियन बना रहे। आप अगर अभी बच्चे हो, 10th में हो, आगे जाना मेरे भाई समझ में आ जाएगी दुनिया क्या है, क्योंकि इंडिया के पास कोई एक बड़ा टेक्नोलॉजी टाइप का लैब नहीं है। यहाँ की सरकार उनको नहीं रख सकते हैं, भेज देते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाते उन्हें भी दुख होता है, क्योंकि मैं वैसे इंसान से मिला हूँ, उसने मुझे बताया भी इस चीज़ को। ठीक है, तो भाई बहुत ज़्यादा दुख होता है, भारत में इतने नॉलेजेबल इंसान हो के दूसरे देश से हमें हर चीज़ का सौदा करना पड़ता है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा? ऐसा कहना उचित है, लेखक के अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझन, ठीक है, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझन और जानन एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागतक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता के निकट से जानने के लिए नवीन स्वप्नदर्शी को आज भारत का सिकंदर कहना अतिशयोक्त नहीं है, यह उचित है। फिर से समझेंगे मेरे भाई, लेखक ने सिकंदर भारत को समझन और जानन एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागतक जो भारत आते हैं, पर्यटक, अन्वेषकों एवं अधिकारियों को कहते हैं, वो आज उसी प्रकार आज भी भारतीयता के निकट से जानने की नवीन स्वप्नदर्शी को आज जो है क्या कहा जाता है? सिकंदर कहना अतिशयोक्त नहीं है, यह उचित है। ठीक है, समझ में आ गई बात? भारत आने के लिए विदेशी बहुत मरते हैं, भाई मुझे भारत घूमना है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? हमको विदेश घूमना है। भाई भारत जैसा देश नहीं कोई, भारत जैसा देश नहीं है कोई, यहाँ मानवता है, हर चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ के नेता ठीक नहीं है, हमें नेता से सख्त नफरत है भाई। कोई नेता से जुड़े हो तो बस मुझे तो पड़ा 2-4 बात बोल देंगे, बट मुझे इस चीज़ से लेना देना नहीं, बच्चे को समझाना मेरा काम है, बाकी चीज़ नहीं। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, अथवा धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बतलाएं। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, अथवा धर्मों से अथवा धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। ठीक है, दोनों बार तो एक ही बात तो चीज नहीं लिखा गया। देखिए तो धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है और धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ। भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताएं। तो भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उनके प्राकृतिक विकास तथा उनके अपरिहार्य ज्यामा के रूप में प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म के भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, प्राच्यों का जड़ सूत्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट हुए और विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र से
विश्व के अलौकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। आशा करते हैं आप लोग को बिल्कुल ये बातें आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भारत की दृष्टि में धर्मों की दृष्टि में भारत का क्या पहचान है। तो यहाँ पे भारत का प्राचीन काल से धार्मिक विकास के केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव और प्राकृतिक विकास उसके अपरिहार्य जीवन के रूप में प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। भारत वैदिक धर्म के भूमि है और बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। प्राचीनों का जड़सूत्र धर्म की यह शरण स्थल्य है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट हुए विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र है और विश्व के अलौकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। कौन सा है? अपना भारत महान है। तो आइए मेरे भाई फिर से हम लोग 13 नंबर प्रश्न को करते हैं। गला फाड़ फाड़ के समझा रहा हूँ भाई, लाइक नहीं करते हो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, जो भी हो लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता मेरे भाई, लाइक कर देते हैं बच्चे, लाइक करके जाना, ठीक है भाई। देखिए, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान के रेखांकित किया। भारत ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया। तो सुनिएगा मेरे दोस्त, उत्तर में लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ। समय समय पर विविध संसाधनों एवं मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। आइए 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। लिखते हैं 14 नंबर, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों। लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उनका वास्तविक इतिहास मानते हैं, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। समझ में आ गया? लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं, ठीक है, और क्यों। अगला प्रश्न हमारे पास 15 नंबर है और 15 नंबर को हम लोग समझते हैं। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध संसाधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीतियां कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही। भारत में प्रचलित कहावतों एवं दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा, किंतु इससे निहित समस्याओं का समाधान की प्रतीक्षा में लेखक ने एक उदाहरण देके बतलाया। क्या बताया? शेर की खाल में गधा वाली कहावत सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो क्रिटलस में मिलती है। इसी तरह संस्कृत की एक कथा यूनान के एक नीति कथा से मिलती है, अर्थात भारतीय नीति कथाएं यूनान से भी कैसे जुड़ी है, यह एक शोध का विषय है। तो बिल्कुल हमने जो भी इसमें सारे प्रश्न दे रखे थे, सभी प्रश्न को हमने बिल्कुल आसान तरीका से इसको हल कर दिया और आपका ये तीसरा अध्याय था। तीसरा अध्याय समाप्त हो गया, ठीक है, और इसका जो है प्लस बच गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। सब्जेक्टिव तो खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द आप लोग को लाइव क्लास देखने को मिलेगा। तो आप लोग लाइव क्लास मिस ना करें। ऑल सब्जेक्ट मतलब सभी सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट का लाइव क्लास बहुत जल्द होगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर ले। साथ ही अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार, वीडियो को लाइक का टारगेट कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन आप लोग लाइक आशा करते कर देते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा लाइक होना चाहिए
और इसके नेक्स्ट चैप्टर, चौथा चैप्टर हम बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं और ख़त्म भी करेंगे। सारा ऑल क्वेश्चन करवाएंगे, ऑल क्वेश्चन, ठीक है। सभी क्वेश्चन, छोटे बड़े बड़े जो भी है, सब क्वेश्चन को हम लोग करवाएंगे, सभी सब्जेक्ट का, सभी विषय का। तो भाई बनता आप लोग को इस चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।